हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, एक ऐसा काम जो आपको आखिरी के 3 हफ्तों में करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हो, इस काम को अगर आप स्ट्रेटेजिकली कर लोगे ना तो अपने स्कोर को आप बहुत अच्छा बढ़ा सकते हो। इसको कहते हैं रिवीजन। ये रिवीजन आप नहीं कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आपके स्कोर नहीं आ रहे हैं। आपके जो कमेंट से पढ़ता हूँ उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो अपने परफॉर्मेंस में। और उसका एकमात्र कारण यह है कि जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ रखा है उस पढ़ी हुई चीज़ को आपने प्रॉपरली अपने माइंड में चैनलाइज नहीं किया है। जब तक अपनी नॉलेज को आप चेन में नहीं डालोगे, मतलब एक प्रॉपर चैनल में नहीं डालोगे ना, तब तक आपको वो एग्जाम के अंदर याद नहीं आएगा। ठीक है, तो रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और क्या क्या आपको करना है आने वाले 3 हफ्तों में, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा यहाँ पर। ये सारे काम अगर आपने किए तो डेफिनेटली आपको इसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते सबसे पहला पॉइंट तो ये, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप है ना किसी भी प्रकार से अपने आप को कोसना बंद कर दो। होता क्या है ना, जैसे ये सबके साथ होता है, आखिरी समय में क्या होता है ना, हमारे मन में एक भावना आती है कि हमने यार पूरा सिलेबस खत्म नहीं किया है, हम ठीक से पढ़े नहीं है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ फ्रेंड्स, इंडिया में ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें किसी ने भी उसका सिलेबस पूरी तरह से खत्म कर दिया हो। कभी भी किसी भी एग्जाम का सिलेबस पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। अब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है जिसने 80 to 85% मान लो सिलेबस खत्म कर दिया है, और एक दूसरा स्टूडेंट है उसने मान लो 60% सिलेबस ही खत्म किया है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसने ज़्यादा पढ़ रखा तो ज़्यादा स्कोर करेगा, इसने कम पढ़ा तो ये कम स्कोर करेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एसएससी सीजीएल में ऑन एन एवरेज 8000 के आसपास वैकेंसी आती है ना, लगभग हम देखते हैं 8000 एवरेज है, कभी 10,000 भी हुई है, कभी कम भी होती है। 8000 वैकेंसी में मतलब एक बच्चा जिसकी फर्स्ट रैंक होगी और एक बच्चा जिसकी 8000 रैंक होगी। ठीक है, फर्स्ट रैंक वाला और 8000 रैंक वाला दोनों ही सिलेक्शन ले रहा है, लेकिन दोनों में एक बुनियादी अंतर है। पहले इनमें कॉमन क्या मैं आपको बता दूं, हो सकता है इन्होंने बराबर सिलेबस खत्म किया हो सकता है इन्होंने बराबर पढ़ रखा हो, लेकिन इन दोनों में बुनियादी अंतर ये होगा कि जो आखिरी का जो समय होता है ना, आखिरी के 3-4 हफ्ते इस लड़के ने लड़की ने बहुत ही समझदारी से यूटिलाइज कर लिए होंगे, और आखिरी में इसके समय में ये जो स्टूडेंट्स होते हैं पीछे वाले, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने में, अपने आप को कोसने में समय निकाल देते हैं। आप ये काम बिल्कुल मत करना। देखो, एक चीज़ मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आप में से वो होंगे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हैं। मतलब आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से आप पढ़ रहे हो। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2017 वाली एग्ज़ाम दे चुके हैं, 18 वाली दिए हैं, 19 वाली दिए हैं, वो 20 वाली में बैठ रहे हैं। तो यार, आपको एग्ज़ाम के बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी पता है, आपके पास में बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी है, बस आपको उसको एक प्रॉपर चेन में डालना है, प्रॉपर चैनलाइज करना है, इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो अपने आप को कोसना बंद करो, अपने आप को ये बोलना बंद करो कि आप शिकायत मत करो अपने आप से कि आपका सिलेबस नहीं हो पाया, आपने ये नहीं पढ़ा, आपने वो नहीं पढ़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना आपने पढ़ रखा है ना, उतना भी अगर एग्जाम में आप करके आ गए ना, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता है कि आपने ऑलरेडी कितना सारा पढ़ रखा है, बिकॉज आपने उसको इकट्ठा ही नहीं किया एक जगह पे, आपने उसको रिवीजन के लिए एक जगह लेके ही नहीं आए। ठीक है, सबसे पहले काम जरूर करना, आने वाले दिनों में आप एक संकल्प लो, एक विचार अपने मन में रखना कि अपने आप को कोसना नहीं है। आप ये विश्वास अपने अंदर रखना कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बस आपको कुछ नहीं करना, उसको ढंग से स्ट्रेटेजिकली चेन में डालना है अपनी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, अपना एक समरी नोट बनाओ। समरी नोट मतलब क्या, आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए। आप सुबह उठे, इस दिन में आपको क्या क्या रिवाइज करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका होना ही चाहिए। क्योंकि होगा क्या, आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ आपका बिखरा हुआ है स्टडी मटेरियल, वो स्टडी मटेरियल कहीं रह जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लो आपने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले कुछ पढ़ा है, वो आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपने उसको ढंग से अगर रिवाइज नहीं किया, तो रिवाइज नहीं करने की वजह से क्या होगा, मान लो एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया, एज इट इज क्वेश्चन भी आ गया ना, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उसको रिवीजन नहीं किया। या आप मान लो उसको सॉल्व कर भी लिए तो आप काफ़ी सारा टाइम उसमें स्पेंड कर दोगे, क्योंकि आपने उसके लिए प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर उसकी अलग से एक पेपर बनाओ, एक पेपर लो, उसमें समरी नोट बनाओ और लिखो। हर एक टॉपिक का आप नाम लिखो। एक टॉपिक का नाम लिखा आपने, इस टॉपिक को मैं इस समय, मतलब जैसे आपको मान लो इंग्लिश में करना है इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो वो आपके मान लो 100 आपको एक दिन में रिवाइज करना है, तो उसके टाइम फिक्स कर लिया। फिर आपको मान लो ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के या मेंसुरेशन के फॉर्मूले रिवाइज करना है, तो फॉर्मूले के लिए आप अलग से टाइम फिक्स कर लो। ये टाइम आप फिक्स करो डेली बेसिस पे। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, आपको ये दिखने लगेगा इंप्रूवमेंट अपने अंदर। तो ये समरी नोट बनाना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए, अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या आपको रिवाइज करना है,
क्या आपने पढ़ लिया ये तो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। एक बार वो इकट्ठा हो गया तो आपको ये पता लगाना है कि आपको रिवाइज क्या क्या करना है ताकि आखिरी तक कुछ छूटे ना। क्योंकि देखो 21 दिन बचे हुए हैं और 21 दिन कम नहीं होते, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय है। 3 हफ्ते जो होते हैं, 3 हफ्ते में बहुत कुछ आप बदल सकते हो अपने अंदर। तो स्कोर आपका कुछ भी आ रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या स्कोर लाना चाहते हो 3 हफ्तों में आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ समरी नोट बना लो, एक प्रॉपर लिस्ट बना लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिवीजन में आप लोग मिस कर रहे हो, वो क्या है कि आप बार बार देखते हो, आप रिकॉल नहीं करते। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसे मैं जब पढ़ता था और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है या इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये आपको ऐसा होता है कि लिस्ट की लिस्ट होती है, तो ये आपको याद ही करना पड़ता है। क्योंकि हम बचपन से इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम इतना अच्छा, हमारी स्कूलिंग नहीं रही कि इंग्लिश हमारी अच्छी हो। ठीक है, तो हमको तो ये रटना ही पड़ेगा, लेकिन रटने का भी एक तरीका है। जब हमने एक बार पढ़ लिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मान लो 10 देख लिए, तो अगली बार जब हम देख रहे हैं ना तो उसके आंसर मत देखो, उसके ऊपर हाथ रख दो और रिकॉल करने की कोशिश करो, ना कि रिपीट करने की। रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने में क्या होगा ना, आपने अपने दिमाग को मदद कर दिया कोई चीज़ याद करने में। ऐसा नहीं करना। मान लो आपने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, आपने 10 पढ़े, तो आपने कल इसको पढ़ रखा है, तो आज इसको आप कोशिश करो रिकॉल करने की कि आप इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। ऐसा जब आप करने लगोगे ना तो आपका ब्रेन जो होगा ना ये खुद ही उस प्रोसेस में आ जाएगा, उसका आंसर ढूंढ के रीस्टोर करने लगेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में आपको यही करना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको रिकॉल ही करना है, आपको कोई आंसर बताएगा नहीं, कोई आपको हिंट नहीं देगा। तो ये रिकॉल करने की जो आपकी हैबिट है, इसको अभी से डेवलप करो। और कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, चाहे वो फॉर्मूला ही हो किसी मैथ्स का या कोई जीए की कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, तो कोशिश करो एक बार पढ़ा और जब उसको 2, 3, 4 बार आप जब उसको रिवाइज कर रहे हो तो रिविजन में उसको देखना नहीं है, उसको एक नज़र मार के क्वेश्चन को फिर उसको रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा था, किस तरीके से आपने पढ़ा था। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी चीज़ आप समझते हो ना तो सबसे अच्छी तरह आपको कब समझ में आता है, जब आप अपनी भाषा में उसको समझते हो। ठीक है, जैसे कि आपने कोई चीज़ समझ लिया है तो ये आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। इसके अलावा आप एक कॉपी बनाते हो, आपने मैथ्स की कॉपी बनाई होगी, इंग्लिश की बनाई होगी और रीजनिंग की बनाई होगी, कॉपीज़ आपकी सबकी होती है। उन कॉपीज़ में हमेशा आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हो, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि अपनी हैंडराइटिंग का लिखा हुआ आपको लंबे समय तक याद रहे, बजाय कि कोई प्रिंटेड मटेरियल आप पढ़ो। प्रिंटेड मटेरियल कम समय में याद होता है, लेकिन मतलब ज़्यादा समय लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है याद करने की। अगर आपने अपनी ही हैंडराइटिंग में आप कुछ लिखोगे ना तो वो याद करने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये काम ज़रूर करो कि कुछ अगर आपके हाथ से लिखा हुआ है तो डेफिनेटली, और आपने उसको समझा है तो उसको रिकॉल करोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि आपको याद रह जाए। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लोग इग्नोर करते हैं कि रिकॉल नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि ब्रेन आपका तो प्रोसेस करना शुरू करेगा ना तो ऑटोमेटिकली वो जो नॉलेज आपको याद करनी है वो रीस्टोर होना शुरू हो जाएगी माइंड में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, रिकॉल करना। इसके बाद चौथा पॉइंट था आपका क्रिएट एनवायरनमेंट। देखो यार, ये बहुत क्रूशल चीज़ है। कई बच्चे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ें, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि हमारा स्कोर यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, मतलब ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुँच जाए, लेकिन घंटे बता दो। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एग्जाम देने के लिए तो दे नहीं रहे हो, आपको सीबीआई के अंदर जाना होगा, या आपकी ड्रीम पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हो सकता है, या असिस्टेंट इन एमईए, कोई भी आपकी पोस्ट जो ड्रीम पोस्ट है। अगर ये ड्रीम पोस्ट आपको लेना, अगर आपका ये पार्ट टाइम काम है तो मैं कहूँगा कि 5 या 6 घंटे पढ़ लो, बहुत है। अगर ये आपका फुल टाइम है, मतलब कि ये आपका जीवन का अंतिम लक्ष्य आप मानते हो कि मुझे तो ये सीबीआई के अंदर नौकरी मिल जाए और उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, अगर ऐसा आप मानते हो तो फिर ये सवाल ही आपका गलत है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आपको 24 घंटे पढ़ना है, आपको नींद में, सपने में भी यही सब पढ़ाई का ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप जहाँ भी रहते हो, ऐसा नहीं होने वाला है कि 24 घंटे आपको कोई पुश करेगा कि ये करो और ये मत करो। आपको खुद को ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जिस भी रूम में आप पढ़ाई करते हो ना, वहाँ पे क्या करो, जो फॉर्मूले, जो चीज़ें आप रिवाइज करते हो, है ना, जो आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है, उसी को दीवारों पे चिपका दो। मैं आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, आपको लगेगा यार दीवारें पे को चिपकाना है, पूरी दीवारें से रंग देना, ये बेवकूफ़ाना लग सकता है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। क्योंकि होता क्या है ना, हम ज़्यादातर समय जो हमारा विजुअलाइजेशन होता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी जो मेमोरी होती है उसमें जो 60% हिस्सा जो है ना, वो आपकी आंखों से देखा हुआ है। ठीक है, हम जब देखते हैं ना कोई चीज़ को, वो सबसे ज़्यादा देर तक हम याद रखते हैं।
तो जब आप जिस कमरे में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पर अगर ज़्यादातर आपने चिपका रखा है इधर उधर कुछ ना, तो आप खड़े हो रहे हो, आप बैठ रहे हो, कहीं भी आप देख रहे हो, तो आपकी नज़र कहीं ना कहीं जाएगी उन चीज़ों पे और वो जाने अनजाने में आपको याद होता रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसा मैं जब यूपीएससी की तैयारी करता था तो इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप रूम में चिपका रखा था, पूरा मैप चिपका रखा था। तो होता क्या था ना, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम चिपका के रखते हैं अपने दीवारों पर। तो होता क्या है ना, घूमते फिरते या कुछ भी हम मान लो ब्रेक लिया, हमने चाय पी रहे हैं, तो उस ब्रेक में भी हम एक इन जनरल नॉर्मलाइज तरीके से भी हम देख लेते हैं कि यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो वो अनजाने में आपको चीज़ें याद हो जाएगी। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट आपको खुद तो करना पड़ेगा। ये आखिरी के जो 21 दिन है ये बहुत क्रूशल है, तो इसमें आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो जितने भी चीज़ें आपको लगता है उसको लिख लिख के दीवारों पर चिपका दो ताकि आपको दिखता रहे। और अब मान लो आपको लगता है कि ये चीज़ पुरानी हो गई, मुझे आ गया, मुझे उसको वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको हटाओ, दूसरा कुछ नया चिपका दो। तो आसपास ऐसा वातावरण आप क्रिएट कर लो कि आपको सिर्फ वही चीज़ दिखती रहे जो आपको एग्जाम में देना है। तब आपकी जो एफिशिएंसी है ना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपको करना चाहिए। आप डेफिनेटली इसका इंप्रूवमेंट देखोगे, आपको सपने भी इसी फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट्स के आने वाले हैं और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई स्ट्रेस मत लेना। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, ये ज़िंदगी के लिए आखिरी नहीं होती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है हमारे लिए क्या है, और प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम मानूंगा, क्योंकि ये कोई स्कूल या कॉलेज की एग्ज़ाम नहीं है। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इससे हमारा करियर सेट हो रहा है, लेकिन कोई भी करियर आखिरी ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना यार कि ये एग्ज़ाम में अगर नहीं हुआ, टीयर 1 में मेरा स्कोर 170 ऊपर नहीं गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये सोचने लग गए ना पढ़ाई में, तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, बता रहा हूँ। आप पढ़ाई में फोकस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो पता है लड़ाई वो जीतता है, युद्ध वो जीतता है जो बहुत ही सहजता से युद्ध लड़ता है, बहुत ही शांत स्वभाव से जो लड़ता है ना, वो सबसे ज़्यादा संभावना उसकी जीतने की होती है। आप एकदम कूल रहो, बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करना, क्योंकि एफर्ट लगाना आपके हाथ में है, आउटकम आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम देख चुके हैं ना अभी एसएससी में जो क्या हुआ 19 वाले रिजल्ट में। 18 नवंबर को मेरे पास में एक स्टूडेंट का फ़ोन आया और जो मुझे उसने स्कोर बताए मुझे बहुत जेन्युइन लगे उसके। मतलब वो ऐसे स्कोर उसने बताया है कि अगर उसका मतलब बेसिकली उसका सिलेक्शन होना चाहिए था, कायदे से तो उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, जो स्कोर जो परफॉर्मेंस उसका मुझे उसने बताया है, बट फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे ही मेरे पास में ऐसे बच्चे भी जो 15 नवंबर जिनका एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम हुआ और उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था, उसके बाद भी उनका लिस्ट में नाम आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। तो अगर आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है ना लाइफ में, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप उसके लिए शोक करने योग्य नहीं हो। ठीक है, आपका काम क्या है, सिर्फ एफर्ट लगाना, क्योंकि वहीं आप मैक्सिमम कर सकते हो। और जब आप बिना स्ट्रेस के एफर्ट लगाते हो ना, तो ज़्यादा आउटपुट आप निकालने लगते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना यार, कोई स्ट्रेस मत लेना, परेशान मत होना, क्योंकि आप एफर्ट लगाओगे डेफिनेटली आपका आउटकम निकल के आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, ज़्यादा चिंता करने से अभी क्या होता है ना, जैसे ये 2019 वाला हो गया, अब एक हैशटैग चला देगा कोई। इतनी अकल नहीं है लोगों में कि एग्जाम के बीच में तुम हैशटैग चलवा रहे हो, बच्चों से ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हो, पढ़ने का समय है। तो ये सब मत करो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना। आपके हाथ में क्या है, एफर्ट्स लगाना, केवल ताकत लगाओ, एफर्ट लगाओ, मेहनत करो और अपना मैक्सिमम आउटपुट देकर आ जाओ। उसके बाद देखो आपको प्रकृति ज़रूर देगी, ये प्रकृति का नियम है, किसी की भी मेहनत खाली नहीं जाती है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो किसी भी कीमत पे स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे, अपना कीमती समय आप गंवा दोगे। एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, 21 दिन बहुत अच्छा समय होता है। इसमें एक एक मोमेंट को यूटिलाइज करने की कोई स्ट्रेटेजी बनाओ। जब भी आप रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन ऐसा करो कि आप हर एक मिनट को यूटिलाइज कर रहे हो अपने फेवर में। जब आप ऐसा कर लोगे तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, आपका स्कोर जहां आप चाहते हो वहां ले जा सकते हो। कोई जरूरी नहीं आपका स्कोर अगर 130 140 आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो आपको वही देगा एग्जाम में भी। पहली बात तो ये मॉक टेस्ट सेलेक्ट नंबर की फर्जी होती है आजकल की। ये मॉक टेस्ट पर रिलाय मत किया करो, क्योंकि एग्जाम नहीं है। मॉक टेस्ट का पर्पस कोई आपकी नॉलेज चेक करना नहीं होता है। मॉक टेस्ट क्या क्यों दी जाती है, मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट आपको इसलिए देना चाहिए ताकि आप एग्जाम को जो एनवायरनमेंट उसको फील कर सको। एग्जाम में कैसी होती है, एग्जाम में बैठते हैं तो क्या आपको एक्चुअल में क्या आपके अंदर दिमाग में चलता है, कितना प्रेशर आपके माइंड पे होता है, उस प्रेशर को बियर करने की आदत आपको पड़ जाए। मॉक टेस्ट केवल इसलिए देना है, अदरवाइज कोई भी मॉक टेस्ट किसी काम की नहीं है, इस काम के अलावा।
केवल और केवल आपको ये आदत डलवाती है कि एग्ज़ाम कैसे दी जाती है। उसके अलावा जो भी आपकी नॉलेज और मेहनत है वही आपके एग्जाम में काम आएगी। रिवीजन जो है बहुत क्रूशल है, इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, इन पॉइंट्स को याद करना ये बहुत क्रूशल है। और मेरा विश्वास करो, आप अगर आपने इसको फॉलो किया, इन 5 पॉइंट्स को, इन चीज़ों को ध्यान रख लिया ना, आप 21 दिन में अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। ठीक है, बस मेहनत आपको करनी है, एक एक मिनट के लिए आपको सजग रहना है। एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करो, अपने आसपास पढ़ाई का माहौल बना लो, बकवास चीज़ें सब हटा दो और आप खुद देखोगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में तक इतना ही था। उम्मीद करूँगा कि आप ये काम करोगे, रिविजन अच्छी तरह करोगे और एक अच्छा आउटकम निकाल के लाओगे। और कोई वीडियो आप बनाना चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो कमेंट में लिख देना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। थैंक यू सो मच।